वेलकम वंस अगेन बेटा, अपना चैप्टर्स नंबर 6 वीवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स कंटिन्यूस रखेंगे। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। के यूरोप के मार्केट में इंडिया के जो कॉटन के कपड़े हैं उनकी मांग जो कि 1750 के लगभग 1750 एंड ऑनवर्ड्स देखा गया कि कैसे यूरोप के मार्केट के अंदर भारत के कॉटन के कपड़ों की कितनी डिमांड थी। और यहाँ तक कि देखा गया कि हमारे भारत में जिस कपड़े को जिस नाम से बोला जाता है वो यूरोप के अंदर मशहूर हो गए वो नाम। हमने छीट की बात की, कॉलिकोस की बात की, ठीक है ना। और ऐसा पीरियड था वो जहाँ पर पूरी डिमांड बन के आती थी, एडवांस में पैसे हमारे यहाँ पर मिल जाते थे और उनकी डिमांड को भारत से पूरी किया जाता था। वो एक वक्त था 1750 का। आज हम बात करेंगे कि कैसे दीज डिमांड्स वर डिक्लाइंड। यूरोपियन मार्केट में जितना भारत के हमने बात की थी साउथ वेस्ट के अंदर जो कालीकट बंदरगाह है उससे जो सामान जाता था, तो बेसिकली जो व्यापार स्पाइसेस और दूसरे कॉटन क्लॉथ्स का होता था, टेक्सटाइल का, कॉटन टेक्सटाइल का। और इस वजह से इसके नाम से जो कॉटन को कॉलिकोस का नाम ही दे दिया गया। ब्रिटेन की बात करें, यूरोप की बात करें, बट ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द जैनी व्हील्स और फिर उसके बाद में स्टीम इंजन, ठीक है ना, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था वो, राइट। और हाउ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज इम्पैक्टेड ऑन आवर मार्केट। हमारे यहाँ पर जो व्यूअर्स थे, बुनकर जो घर में काम कर रहे थे, हर फीमेल्स, मेल्स, बच्चे सब मिलकर इसमें अलग अलग काम करते थे। किस तरह से इस लघु उद्योग को जो घर में स्मॉल स्केल के आधार पर काम चल रहा था, हाउ इट हैज स्टार्टेड डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ऐसा दौर आ गया, वहां पर एक कालिकोस एक्ट लेके आते हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रीज के ओनर की बात कीजिए, उन्होंने अब ये चाह रहे थे कि भाई हमारा मार्केट अपना, यहाँ जो सिल्क का कपड़े का उद्योग है दैट शुड डेवलप, उसका विकास होना चाहिए। हम भारत के ऊपर, भारत से क्यों सामान मंगाएं। और इसके लिए फिर जरूरी हो गया वहां पर कालिकोस एक्ट लेकर आए। बेसिकली वो एक्ट इसी बारे में था कि भारत से जो इंपोर्ट, आप कह सकते हो भारत से एक्सपोर्ट जो हो रहा था सामान, उसके ऊपर हाई ड्यूटीज लगा दी गई। ड्यूटीज की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब है टैक्स, ठीक है ना। तो भारत के जो ट्रेडर्स थे उनको काफी टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा था और इससे उनको बेनिफिट ज्यादा नहीं हो रहा था। साथ ही पहले हमने बात की थी कि कैसे वहां पर हमारे देश के अंदर यूरोपियन मार्केट से सिल्वर और गोल्ड आता था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बिजनेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर पाती थी। नाउ अब इन्होंने ये सब बंद कर दिया है। तो देखेंगे, बात करेंगे कैसे इसने भारत के लोगों के जीवन स्तर के ऊपर इसका असर पड़ा, राइट। चलो मेरे साथ बात करते हैं। चैप्टर का ये टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप मार्केट बाई। ऑलरेडी मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका समझा चुका हूं, किस बारे में बात करनी है, ठीक है ना। यही इतना ही है जो कुछ मैं बता चुका हूं। तो बाई अर्ली 18th सेंचुरी worried by the popularity of the Indian textile। 18th सेंचुरी की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब 1700 सेंचुरीज कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है ना, राइट। यानी कि ये 1701 यहां पे आपकी 18th सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है। तो बाय दी अर्ली 18th सेंचुरी
शुरुआती दौर में वॉरिड बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, भारत के कपड़े, कॉटन के कपड़े की चिंता से तंग होकर, कौन तंग थे? वूल का भारत में असर हो रहा है, एक्सपोर्ट बिकम डिफिकल्ट बिकॉज दे इम्पोज द हाई ड्यूटीज। अब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द हाई टैक्सेस। उन्होंने वहां पर एक्सपोर्ट करने में, भारत से हम एक्सपोर्ट ब्रिटेन को नहीं कर पा रहे, दूसरे देशों को नहीं कर पा रहे, हायर ड्यूटीज लगा दी गई है, तो हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था उससे। दूसरा, 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर खुद इंडियन गुड को जानबूझ के जो ट्रेडिशनल मार्केट था, भारत का जो ट्रेडिशनल मार्केट था ब्रिटेन के अंदर, जानबूझ के उसको ख़त्म किया गया। यानी कि अब हमारा वहाँ पर सामान नहीं जाता था। कैसे? हमारा कहाँ पर जाता था? पूरा यूरोप, अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर। यहाँ पर अब हमारा सामान जाना कम हो गया। और 1830 के आते आते तो और बुरी हालत हो गई, क्योंकि ब्रिटिश कॉटन, अब उसका असर हमारे ऊपर डायरेक्टली देखा गया। ब्रिटेन से जो कपड़े बुनकर हमारे देश में आने लगे, एंड इंडियन मार्केट फ्लडेड विद दी ब्रिटेन मेड क्लॉथ्स। यानी कि अब हमको मजबूर कर दिया गया कि हम ब्रिटेन में जो कपड़े बनेंगे वो ही हमारे मार्केट में अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो कंपेरेटिवली वो काफ़ी सस्ता होता था। ब्रिटेन के मार्केट, ब्रिटेन में जो बनी हुई चीज़ें हैं वो ड्यू टू मैकेनाइजेशन उसमें लागत कम होती थी, पैसे कम लगाने पड़ते थे। फैक्ट्री औद्योगिकीकरण हो रहा है ना, मशीनों से काम हो रहा है, जल्दी हो रहा है, और रॉ मटेरियल है उसकी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है, तो इसकी वजह से वो सस्ता होता था। हमारे यहाँ में जो काम कर रहा था उसका रेट ज़्यादा होता था, तो मार्केट में जो ब्रिटेन से बनी हुई कपड़े हैं उनका एक बाढ़ से आ गई, सब लोग वो खरीदने लगे। तो आज के इसमें देखा आपने कैसे यूरोपियन मार्केट के अंदर जो धीरे धीरे करके हमारे जो ट्रेडिशनल हमारा जो मार्केट बना हुआ था वहाँ पर वो ख़त्म हुआ। उसका असर तो ऑब्वियसली व्यूअर्स है, बुनकर जो हैं उस कम्युनिटी के ऊपर असर पड़ेगा ही, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है भारत के विकास के ऊपर भी उसका असर पड़ना लाजमी था, ज़रूरी था। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। कौन लोग थे तंग थे? ब्रिटेन के अंदर जो वूल और सिल्क से कपड़े तैयार कर रहे थे, दे बिगेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन। अब वहाँ पर ब्रिटेन में एक नया दौर आ गया। नाउ दे हैड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंडियन टेक्सटाइल, ठीक है ना, इंडिया का जो कॉटन है उसके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। कारण, क्योंकि वहाँ पर जो वूल और सिल्क का जो मेकर्स थे उनका ये प्रोटेस्ट था। वो चाह रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई इंडिया से अगर आप एक्सपोर्ट करते रहोगे तो हमारा ये सामान कहाँ जाएगा जो हम बना रहे हैं। तो सरकार को झुकना पड़ा, कोई कानून लेके आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। 1720 में, डेट याद रखना, 1720 द कालिको एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड विच बैन द यूज ऑफ द प्रिंटेड, ठीक है ना। अब कालिको एक्ट 1720 में एक्ट वहाँ पर लगने के बाद में वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर ये एक्ट कानून लागू हो गया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पास हो गया। अब इंडिया के जो प्रिंटेड मटेरियल है अब वहाँ पर नहीं जा सकता है, ठीक है ना, राइट। हमारे यहाँ से सामान, कॉटन टेक्सटाइल का सामान नहीं जा पाएगा, तो फिर क्या होगा? हमारे यहाँ का असर तो पड़ेगा ना। जो लोग बेसिकली दोज द पीपल, द ट्रेडर्स हु आर टोटली डिपेंड अपॉन दी, एक तो व्यूअर्स जो काम कर रहे हैं एंड द ट्रेडर्स, बोथ विल गेट अफेक्टेड, ठीक है ना। इन 1764 द स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय द जॉन काय which increased the productivity of the traditional spindles law। 1764 में वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर जेनी एक बेसिकली व्हील है जिसके ऊपर जो आप एक स्पिंडल को घुमाने में हाथ से काम करते थे, चरखे के ऊपर एक ही स्पिंडल चलता था। नाउ बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग जेनी
ठीक है ना, आप देख सकते हो इसका, गूगल में देखिए फोटो या वीडियो पे यूट्यूब पे देखिए, अपने परिवार में बड़ों से पूछिए। तो स्पिनिंग जेली की वजह से हुआ क्या, ये एक मशीन है और इस पे बहुत सारे स्पिंडल्स जिस पे चरखा में सूत काटते हैं ना, वो एक साथ में काम कर सकते हैं। ये जॉन काय ने इसको इन्वेंट किया। इससे प्रोडक्टिविटी, जो ट्रेडिशनल स्पिंडल्स थी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी कि दिन में जो काम हम कर पाते थे, मान लो कि इतना प्रोडक्शन, यानी कि कई मल्टीप्लाई बढ़ गया, कई गुना प्रोडक्शन बढ़ चुका था। ये तो 1764 की बात करें, बट इन 1786 में और भी कुछ हुआ है। जो आज आप इंजन देखते हो, स्टीम इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया इंडिया में, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रेवाड़ी के जो लोको शेड है उसमें आज भी वो विद्यमान है, वहाँ पे देख सकते हो। तो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो चुका था, रिचर्ड आर्कराइट ने इसका किया था, विच रिवोल्यूशनाइज द कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। अब हम स्टीम इंजन स्टार्टिंग में इनिशियली हमने इसका ट्रेन चलाने के लिए नहीं किया था, अभी आप देख सकते हो, इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इनिशियली हमने इसको यूज किया किसके लिए, हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल किया। रिचर्ड आर्कराइट ने इसका इन्वेंशन किया, तो उससे भी मतलब जो कई गुना पहले से ज़्यादा काम होने लगा, मैकेनाइजेशन होती जा रही है। अब इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनीकरण आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट मैकेनाइजेशन अब काम का प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, पैदावार ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। भारत के अंदर वो सब कुछ हो नहीं रहा था, इसका असर पड़ने वाला है। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड लार्ज प्रॉफिट थ्रू द टेक्सटाइल ट्रेड विद इंडिया। एक समय था जब टेक्सटाइल के ट्रेड के साथ में चाहे डच कंपनी हो, ठीक है ना, या फिर आपकी फ्रेंच कंपनी हो या ब्रिटेन की कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने सभी ने खूब पैसा कमाया हमारे यहाँ से टेक्सटाइल के ट्रेड के अंदर। दीज कंपनी परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। ये कंपनी अपने वहाँ से सिल्वर लेके आती थी, सिल्वर मतलब चांदी, और अपने यहाँ से परचेजिंग करते थे कॉटन सिल्क टेक्सटाइल की। हमारे यहाँ पर पैसे के बजाय सिल्वर लेके आते थे और उससे परचेजिंग करते थे, उसके बदले में धीरे धीरे वो सिल्वर लाना भी बंद कर देंगे। व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, आप जैसे देखते हैं कि 1757 एंड ऑनवर्ड्स ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल पावर मिल जाती है बंगाल में। अब बंगाल में क्या आगे बढ़ती जाती है फिर वो, और अब ये क्या कर दिया, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स एंड द जमींदार्स इन इंडिया टू बाय इंडियन टेक्सटाइल्स। अब इन्होंने दूसरा तरीका निकाल दिया कि भाई अभी वो सिल्वर वगैरह भी आना इंडिया में बंद कर दिया। नाउ दे हैव स्टार्टेड कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द जमींदार्स, और ये रेवेन्यू है, ये जो अर्न हो रही है इनकम, इससे इन्होंने दे स्टार्टेड द ट्रेडिंग, ठीक है ना। अब पैसे इनको कुछ नहीं आ रहा है, ब्रिटेन से कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ अपना ही पैसा, हमारे इंडिया का पैसा, और उसी से व्यापार करके दे आर अर्निंग द प्रॉफिट। अब ये तो हुआ इंडियन मार्केट के ऊपर, क्या यूरोपियन मार्केट का, इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर यूरोपियन मार्केट का क्या असर पड़ा। अब जरा उनकी भी बात कर लेते हैं बेचारों की। हु वर दी वीवर्स, वो वीवर्स क्या थे, बुनकार कौन थे, बुनकर जो कपड़े के बुनने में काम करते थे, कैसे उनका परिवार में कैसे काम चलता था, कैसे वो काम करते थे, कहने का मतलब। तो सम कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग, अब इनमें भी कुछ कम्युनिटी थी, सभी लोग वीवर्स नहीं थे। जैसे तांती, बंगाल में तांती, TANTI, ये कम्युनिटी वीविंग का काम करती थी। या फिर उत्तरी भारत में जुल्हाज या मोमिन के नाम से बोला जाता था इन्हें, ठीक है ना, उत्तर के भारत में जुल्हाज या मोमिन। अब ये या फिर साले और या कैलौर एंड देवांश ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में इनको साले, ये जो व्यूअर्स थे उनकी बात करें, या कैकोलर एंड देवांश ऑफ साउथ इंडिया, ये सारे बुनकर कम्युनिटी के लोग थे जो बेचारे व्यूअर्स थे, काम कर रहे थे। कैसे इनका स्टेजेस में काम चलता था, सबसे पहले क्या हुआ, सेकेंड में सबसे पहले तो सूत का कपड़ा तैयार होगा ना, सूत होगा, सूत के रेशे तैयार होंगे, फिर उसके बाद में
रेशे तैयार होने के बाद में बुनाई होगी, फिर प्रिंटिंग का काम होगा, फिर कलरिंग होगी, है ना, ऐसे ही तो चलेगा। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग डन बाय द वुमेन। अब स्पिनिंग का काम कौन करती थी? चरखा के ऊपर काटने, जैसे महात्मा गांधी को आपने देखा हुआ चरखा काटते हुए, आप देख सकते हो आज भी कहीं पर भी आपको फोटो नजर आ जाएगी, यूट्यूब में अभी आप उनको देख पाएंगे। तो फर्स्ट इज स्पिनिंग डन बाय द वुमेन इन विच चरखा एंड ताकली वर यूज। इसमें चरखा और ताकली का यूज होता था। क्या चरखा और ताकली क्या है, आप प्रैक्टिकली इसकी फोटो देखेंगे या फिर यूट्यूब में देखें तो समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये स्पिनिंग वाला काम होता था। आफ्टर वीविंग स्पिनिंग वाज डन बाय मोस्टली मेन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग डन बाय वुमेन, और इसके बाद में वीविंग होती थी। स्पिनिंग के बाद में वीविंग का काम होता था। वीविंग के बाद में स्पिनिंग का काम होता था। फिर उसके बाद में कलरिंग का टाइम आता था। अब कलरिंग का कैसे, टेक्सटाइल कैसे कपड़े को कलर करना है उसके बारे में। द थ्रेड वाज डाइड विद द डायर नॉन एज रंगरेज। अब जो डाई का काम करते थे उनको रंगरेज के नाम से बोला जाता था। अब वो जो सबसे पहले बुनना हुआ, फिर स्पिनिंग हुआ, सूत काटने वाला काम हुआ, फिर उसके बाद में डाई कलर करने वाली बात आई, ठीक है ना। अब इसके बाद में प्रिंटेड क्लॉथ्स वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ द ब्लॉक प्रिंटर्स नॉन एज छिपिगार्स। अब प्रिंटिंग का काम जो ब्लॉक में प्रिंटिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा कि मेहंदी वगैरह के लिए भी कुछ शेप में ब्लॉक्स होते हैं, और इन ब्लॉक्स को आप प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक ब्लॉक के ऊपर पहले मेहंदी का पेस्ट लगा देते हैं, फिर वो जहाँ पर भी आप मेहंदी के वो प्रिंट चाहते हो वो वहाँ पर हाथ के ऊपर, फेस पे, जहाँ भी करना चाहो। तो इसी से तरह से प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ्स आल्सो डन विद द ब्लॉक प्रिंटिंग नॉन एज वो छिपीगार होते थे जो इस काम को करते थे। तो हमने बात किया इंडियन टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट में कैसे कम हो गया। उसके बाद में वीवर्स के बारे में हमने जाना, बुनकर कैसे काम करते थे। अब लास्ट में हम इंडियन टेक्सटाइल का डाउनफॉल के बारे में बात करेंगे, कैसे इंडियन टेक्सटाइल डाउन हो गई। डाउन मतलब उनका डिक्लाइन होने लगा। तो डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन सेवरल वेज। अब कॉटन के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर फिर इंडिया के अंदर उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है, बुरा असर देखा जा रहा है। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन